अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल की, जिसको हम बोलते हैं लिसनिंग स्किल्स। हालांकि पहले जो हमने चर्चा करी वो चीजें भी लिसनिंग स्किल्स का हिस्सा हैं, पर लिसनिंग में और क्या करते हैं उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो लिसनिंग में अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लिसनिंग और हियरिंग, अंग्रेजी में ये दो शब्द आते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? हाउ आर द डिफरेंट? सेम चीज है या अलग? सोचिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, कि अगर ये समझ लिया तो आगे की सारी प्रक्रिया बहुत आसान है। लिसनिंग कहाँ होती है और हियरिंग कहाँ होती है? अगर इस सवाल का जवाब आपने खोज लिया तो दोनों का अंतर है। तो लिसनिंग जो है वो काउंसलर करता है और हियरिंग कोर्ट में। तो हियरिंग का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि कोर्ट में जो जज साहब हियरिंग कर रहे हैं वो सुनते नहीं, सब सुनते हैं, हर एक बात सुनते हैं, लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द सुनते हैं। और लिसनिंग में भी यही होता है। फिर अंतर क्या है? तो अंतर यह है दोस्तों कि लिसनिंग में हम न केवल सुनते हैं बल्कि हम ये भी बताते हैं कि हमने क्या सुना। इट्स अ टू वे प्रोसेस। जबकि हियरिंग में जज साहब ने क्या सुना ये ना वकील को पता चलता है ना मुवक्किल, यानी सुनने वाले को उसने क्या सुना ये कहने वाले को पता। जबकि लिसनिंग में जो कहा जा रहा है वो कहने वाले को भी पता चलता है। तो हम लोगों ने अभी स्किल्स देखी, जैसे पैराफ्रेज, यानी आपने जो बात कही उस बात पर ही हमने आपसे पूछा कि आपके कहने का मतलब ये तो नहीं था, या हमने एनकरेजर्स का प्रयोग किया, हेड नोडिंग करी, हाँ किया। इट मींस हम सुन रहे हैं, और न केवल हम सुन रहे हैं, हम आपके साथ कनेक्ट भी कर रहे हैं। अब लिसनिंग में जो हमने एम्पैथी की बात करी थी और हमने कहा था हम आगे उस पर चर्चा करेंगे, तो एक्यूरेट एम्पैथी कैसे बनाएं? एक्यूरेट एम्पैथी का काउंसलिंग में रोल जो है वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्यूरेट एम्पैथी कैसे बनाएं? बड़ा मुश्किल है। इससे पहले कि हम लोग ये समझें कैसे बनाई जाए, ये भी समझना पड़ेगा कि ये होती क्या है। और एक और शब्द है सिंपैथी, उससे ये अलग कैसे होती है? तो एम्पैथी का मतलब है आपकी तकलीफ को, आपकी परिस्थिति को आपके तरीके से समझना। बस आसान लगता है सुनना, पर शायद किसी काउंसलिंग सेशन में सबसे क्रिटिकल और सबसे मुश्किल चीज यही है। बाकी जो स्किल्स अभी तक हमने सीखी बहुत आसान, थोड़ी सी प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है, लेकिन एक्यूरेट एम्पैथी डेवलप करना ये काफी प्रैक्टिस मांगता है। तो जब तक रोज प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ भी प्रैक्टिस शायद न कर। और सिंपैथी क्या है? सिंपैथी का मतलब होता है तरस खाना। सो हम आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, हम
हम आप पे तरस खा रहे हैं और तरस खा के आपकी कुछ मदद कर रहे हैं, पर एक काउंसलर ये नहीं करता। काउंसलर आपकी प्रॉब्लम्स को समझता है, आपके तरीके से, आपके संदर्भों में, आपके कॉन्टेक्स्ट में। जैसे किसी के जूते में पैर डाल के देखना कि वो कहां से काट रहा है, और आपकी प्रॉब्लम को आपके तरीके से समझकर आपकी मदद करता है कि आप अपनी उस समस्या का समाधान करके उससे बाहर निकलें। सिंपैथी में क्या है? हमने आपको तकलीफ में देखा, आपकी मदद की। एम्पैथी में हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं, सिंपैथी में हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एम्पैथी के अंदर हम लोग आपकी प्रॉब्लम्स को, लेकिन हाँ एक बात और है कि अगर आप क्लाइंट की प्रॉब्लम से इमोशनली चार्ज हो रहे हैं, द्रवित हो रहे हैं, तो आप सिंपैथेटिक हो रहे हैं। एम्पैथी में हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, महसूस नहीं करते, फील नहीं करते, वी ओनली अंडरस्टैंड। आप दुखी हो तो हम दुखी नहीं हो जाएंगे। I will understand that you are sad, and I will understand कि आप कितना दुखी हैं, आपके दुखों के कारण क्या हैं, पर हम दुखी नहीं हो जाएंगे। सिंपैथी में आपको दुखी देखकर हम भी दुखी, और अगर हम भी दुखी हो गए तो ये काउंटर ट्रांसफरेंस होगा। यहां से समस्या शुरू हो गई, क्योंकि अब आप ही नहीं प्रॉब्लम है, अब हम भी प्रॉब्लम है। तो सिंपैथेटिक होते ही आप प्रॉब्लम का सलूशन बनने की बजाय प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए एक्यूरेट एम्पैथी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्यूरेट एम्पैथी कैसे डेवलप करी जाए, कौन सी स्किल्स? कुछ तो वर्बल स्किल्स, जैसे आप कह सकते हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं कि आप परेशान हैं, आप ऐसे ऐसे परेशान हो, आप इन चीजों से गुजर। तो वर्बल पैराफ्रेजिंग से या वर्बल स्टेटमेंट्स के थ्रू भी आप एम्पैथी एक्सप्रेस करते हैं। और जो सबसे पावरफुल टूल एक काउंसलर के हाथ में है, वो टूल है रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स। इसकी मदद से आप एक्यूरेट एम्पैथी डेवलप करते हैं एंड एक्सप्रेस करते हैं। इस टूल को भी सीखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी चीजों को सीखना, क्योंकि बिना इसके एक्यूरेट एम्पैथी बनाना बहुत मुश्किल है, और बिना एक्यूरेट एम्पैथी के अच्छी काउंसलिंग कर पाना भी। तो हम लोग रिफ्लेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स यानी शीशा दिखाना, फीलिंग्स एक तरीके से मिरर दिखाना। इमेजिन कीजिए कि कोई क्लाइंट जिसके साथ अब्यूज हुआ या बहुत ज्यादा डर में है, बहुत गुस्से में, या कोई भी दुनिया का इंटेंस नेगेटिव इमोशन में आपके पास आया, तो आप क्या करेंगे उससे, कैसे बात करेंगे? इस सवाल का जवाब देने के पहले ये सोचिएगा कि जब कभी आप इंटेंस इमोशन में थे, जब आप इमोशनली अराउज्ड कंडीशन में थे, तो क्या आप बोल पा रहे थे? क्या आप अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पा रहे थे? नहीं। तो क्लाइंट भी नहीं कर पा रहा। तो कैसे बातचीत शुरू करें? कैसे उसको इमोशनली
कंफर्टेबल करें, कैसे उसका जो ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है उसको सेटल डाउन, बातचीत करेंगे, सांत्वना देंगे, सिर पे हाथ रख देंगे। मालूम आप कुछ भी करेंगे, और अगर रिफ्लेक्शन के अलावा आपने कोई भी दूसरा तरीका लिया तो वो शायद काम करे, काम करेगा तो टाइम लेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, सकता है कई सेशंस उस इमोशनल डिस्ट्रेस से निकलने में। लेकिन रिफ्लेक्शन की मदद से आप इस काम को इंस्टेंटली कर सकते हैं, तत्काल। यकीन नहीं हो रहा? थोड़ा मुश्किल है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं तो आप समझ पाएंगे या शायद रिलेट कर पाएंगे बेहतर। कल्पना कीजिए कि आप परेशान बैठे हुए हैं एक कोने में, एक किनारे। घर का कोई सदस्य आता है आपके पास या कोई दोस्त आता है, आपको देखता है और देख के आपसे कहता है परेशान दिख रहे हो। उसके इतना कहने भर से क्या होता है? परेशानी बढ़ती या कुछ हल्का लगता है? सपोर्ट अनुभव, ऐसा लगता है कोई है। तो बिना कहे, बिना कुछ बातचीत किए, सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करके कि आप परेशान दिख रहे, उस भरोसे को, उस डिस्ट्रेस के लेवल को मैनेज किया जा सकता है। कोई आदमी बिना कहे, आपकी बिना कहे का मतलब बिना बताए आपकी फीलिंग्स को समझ ले। अगर ऐसा कोई इंसान आपको मिल जाए तो क्या करोगे उसके साथ? What will you do with that person? जाने देंगे ऐसे? घरों में झगड़े इसी बात के हैं कि आप मेरी बात नहीं समझते। आधी दुनिया इस बात से परेशान है कि कोई मुझे नहीं समझता। पर अगर एक ऐसा आदमी मिल जाए जो बिना कहे, आपने कुछ नहीं बताया, बस आपको देख के ये समझ जाए कि आप डरे हुए हैं, आप उदास हैं, आप चिंता में हैं, आप घबराए हुए हैं, आप बेचैन हैं, आपको शर्म आ रही है, आपको गिल्ट हो रहा है, आपको एनी नेगेटिव, क्या करेंगे? पकड़ लेंगे ना? कि ऐसे लोग मिलना जरा मुश्किल है। तो रिफ्लेक्शन यही करता है। रिफ्लेक्शन के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम एक्नॉलेज करते हैं फीलिंग को, एक्नॉलेज द फीलिंग। सिंपली परेशान दिख रहे हो, उदास दिख रहे हो, गुस्से में लग रहे हो, चिंतित हो, घबराए हुए लग रहे हो, झिझक हो रही है, शर्म आ रही है, गिल्ट हो रहा है। सिंपल, यानी मिरर दिखाती है आपकी फीलिंग्स को। जो भी आपकी फीलिंग थी वो हमने रिफ्लेक्ट। ये पहला स्टेप। इतना करते ही जब आप क्लाइंट के साथ ये करोगे तो ही विल लुक विद सरप्राइज, क्योंकि आमतौर पे ऐसे लोग जरा कम मिलते हैं जो बिना कहे
आपकी फीलिंग्स को समझें। अगर अपने आसपास लिस्ट करिए जिन लोगों से आप बहुत फ्रिक्वेंटली मिलते हैं, घर में, परिवार में, वर्क प्लेस पर, उनमें कितने ऐसे लोग हैं जो बिना कहे आपकी फीलिंग्स को समझ लेते हैं? बहुत थोड़े से लोग, शायद एक या दो। जब काउंसलर ये काम करता है तो वो उस छोटे से ग्रुप का हिस्सा हो जाता है जिसके ऊपर क्लाइंट ट्रस्ट करता है। इसके बाद जो अगला काम काउंसलर करेगा वो आपको एक्सक्लूसिव बना देगा, एलियन टाइप लगेंगे आप। आमतौर पे जब आप किसी से बताइए कि आप परेशान हैं, आप डरे हुए हैं, आप चिंतित हैं, आप घबराए हुए हैं, आप बेचैन हैं, तो लोग क्या कहते हैं? अजीब बेवकूफ इंसान कहते हैं ना, सुना है नहीं? अजीब बेवकूफ इंसान। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? इट मीन्स कि अगर आप चिंता कर रहे हैं तो आप एक नंबर के बेवकूफ इंसान। आप घबरा रहे हैं तो आप बेवकूफ इंसान। आप डर रहे हैं तो आप बेवकूफ इंसान। गुस्सा कर रहे हैं तो आप बेवकूफ। यानी मैसेज ये है कि डोंट ट्रस्ट योर फीलिंग्स। और ये हम बचपन से सीखते आए हैं, कोई आजकल परसों की बात नहीं। नेवर ट्रस्ट योर फीलिंग्स। पर जो हमारा काउंसलर है वो थोड़ा फर्क है, नहीं तो काउंसलर नहीं, कुछ तो अलग है। वो क्या करेगा? कहेगा इट्स ओके, इट्स ओके टू बी सैड, इट्स ओके टू बी एंग्री, इट्स ओके टू बी वरीड, इट्स ओके टू बी इरिटेटेड, इट्स ओके टू बी सैड, इट्स ओके। और जैसे ही काउंसलर ये काम करता है, आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो जो 2-3 लोग थे जो हमारी फीलिंग्स को समझते थे, वो भी इट्स ओके नहीं कहते थे। ये अकेला ऐसा प्राणी होगा जो कहेगा इट्स ओके टू बी अशेम्ड ऑफ समथिंग, इट्स ओके टू बी एंग्शियस, इट्स ओके टू बी वरीड, इट्स ओके टू बी शेमफुल। और ये काम करने के बाद जो रिश्ता बनता है, जो रिलेशनशिप बनती है क्लाइंट और काउंसलर के बीच में, जो भरोसा क्लाइंट का बनता है काउंसलर के ऊपर, वो एक्सम्पलरी है। उसका कोई कंपैरिजन किसी दूसरी रिलेशनशिप के साथ पॉसिबल नहीं। इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग द फीलिंग। पहले एक्नॉलेज किया, अभी नॉर्मलाइजिंग। ये नॉर्मल है, इंसान हो, रोबोट नहीं हो ना। इंसान तो सारे इमोशंस आएंगे। चिंता करने वाली बात होगी चिंता करेंगे, डरने वाली बात होगी डरेंगे, घबराने वाली बात होगी घबराएंगे, उदास होने वाली बात होगी उदास होंगे। इट्स ओके। और तीसरा काम जो करेंगे वो करेंगे जनरलाइज। यानी आप अकेले नहीं हो, आप कोई विचित्र प्राणी नहीं हो। क्लाइंट को एहसास भी कराना है कि आप कोई एलियन नहीं हो, आपके साथ कोई विचित्र घटना नहीं हो रही। डर लग रहा है, इट्स ओके। कोई भी ऐसी सिचुएशन में होता तो हो सकता था ऐसा ही फील करना। ऐसी सिचुएशन में कोई भी होगा तो उसको डर लगेगा, ऐसी सिचुएशन में कोई भी होगा तो घबराएगा, ऐसी सिचुएशन में कोई भी होगा तो चिंता करेगा। सो 3 स्टेप्स: एक्नॉलेज, नॉर्मलाइज, जनरलाइज। ये 3 काम आप जब करते हो तो क्लाइंट का जो इमोशनल ब्लॉकेज है, जो उसका इमोशनल डिस्ट्रेस है, वो इंस्टेंटली कम होता है, रेगुलेट होता है।
इमोशनल रेगुलेशन, मॉड्यूलेशन। ये 3 काम करते ही क्लाइंट आपके साथ कनेक्ट होगा। मजेदार बात यह है कि आप इसको अच्छे इमोशंस पे करिए। मान लीजिए आप खुश हैं और आपको देख के कोई कहे कि भाई बड़े खुश दिख रहे हो, और खुशी की तो बात ही, आपकी सिचुएशन में कोई भी होता तो खुश होता, तो आपकी खुशी बढ़ जाती, घटती नहीं। यानी अगर पॉजिटिव इमोशन पे किया तो उसकी क्वालिटी या इंटेंसिटी बढ़ जानी। निगेटिव इमोशन पे किया तो उसको कम हो जाना, उसको सेटल हो जाना, और कभी गलत नहीं होगा। It will never go wrong। मान लीजिए आप डरे हुए हैं, हमने आपको देखा भाई परेशान दिख रहे हो, तो आप बोलोगे नहीं परेशान नहीं, डर लग रहा है, तो आप करेक्ट कर दो। यानी इस बात की भी चिंता नहीं कि हम गलत हो जाएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की, कई बार क्लाइंट साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। चुप क्यों हुआ है? इस इंटेंस इमोशन के कारण। तो जैसे ही आप रिफ्लेक्शन करते हैं तो जवाब देते हैं। हो सकता है वर्बली ना दे, बॉडी लैंग्वेज से। मान लीजिए कोई ऐसे नजरें झुकाए बैठा है और आप उससे पूछो घबराहट हो रही है, तो तुरंत आपकी तरफ ऐसे नजर उठा के देखा कि कौन हो भाई, तुम कौन सी दुनिया से आए हो, हमने कुछ कहा नहीं, पर तुमने कैसे समझा। एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, एक चैनल बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है। और इसी रिश्ते की बेसिस पे, इसी चैनल, इसी कम्युनिकेशन की बेसिस पे हम आने वाले समय में क्लाइंट की जो मोस्ट क्रिटिकल लाइफ के डायमेंशंस हैं उनके बारे में जानकारी ले पाएंगे, उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और एड्रेस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन न केवल हमको साइलेंस ब्रेक करने में मदद करता है, रैपो बनाने में मदद करता है, बल्कि एक्यूरेट एम्पैथी भी डेवलप करने में मदद करता है। कि जैसे ही आप कहते हो कि यस इट्स ओके, क्लाइंट को ये मैसेज जाता है कि आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम नॉट डिनाइंग योर पेन, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। तो एक बार रिवाइज कर लें। काउंसलिंग में रिलेशनशिप का बड़ा महत्व है। इस रिलेशनशिप के माध्यम से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अल्टरनेटिव्स को ढूंढते हैं, अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कर उस पर एक्शन प्लान बनाकर काम। इस काम को करने में हमारे पास जो स्किल्स हमको चाहिए, उनमें क्वेश्चनिंग की स्किल है, लिसनिंग की स्किल है, रिफ्लेक्शन की स्किल है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हमारा वॉइस का टोन है, जेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं। तो ये ब्रीफ बातचीत हमने आपके साथ करी काउंसलिंग स्किल्स पर, और आपके सवाल, आपके क्वेश्चंस लोग आगे टेकअप करेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।